नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो तरह के विटामिन्स होते हैं। इनमें देखिए वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में डिफरेंस क्या है। जो विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं अर्थात वसा में घुलनशील होते हैं, जो फैट में घुल जाए, उसको डालो और फैट में घुल जाए, उसे बोला जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो वसा में ना घुल के पानी में घुल जाए, आप पानी रखो और उसमें डालो विटामिन को और उसके अंदर घुल जाए, तो उसे बोला जाएगा पानी में घुलनशील, यानी कि वाटर सोल्यूबल। अब इसे डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इन दोनों के, ऐसे डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब बनता है। तो देखिए जो वसा होता है वो हमारे शरीर में डेली बेसिस पे खर्च नहीं हो जाता है। जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा थोड़ी है कि आज हमने फैट खाया और वो कल खर्च हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खर्च होता है, उसके बाद जो है आप अगर फास्टिंग करेंगे तो जाके जो है वसा खर्च होगा, फैट खर्च होगा। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये हो गया कि जो वसा में घुल गया है, तो जब तक वसा खर्च नहीं होगा तो वो खर्च भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपने विटामिन खा लिया है, जो डेली बेसिस पे जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा खा लिया है, तो वो क्या करेगा, जो फैट सोल्यूबल है वो वसा में घुल के स्टोर कर लेगा उसको। वहीं उसके अपोजिट जो पानी में घुलनशील है, जो वाटर सोल्यूबल है, पानी का क्या है कि डेली बेसिस पे ये ड्रेनेज हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो विटामिन पानी में घुलनशील है अर्थात वो शरीर में टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते हैं, उनकी हमें डेली बेसिस पे आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पानी तो देखो, कुछ पानी हमारे पेट में है, इंटेस्टाइन में है, कॉलन्स में है, और बाकी का पानी हमारे जितने बॉडी के सेल्स है उसके भीतर है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है उसके भीतर पानी है। अब वो क्या होता है कि डेली बेसिस पे वो पानी जो है चेंज होता रहता है। पानी जो है वो सफाई का कार्य करता है। अब सफाई करना है तो पानी तो चेंज करना पड़ेगा, और फिर यूरिन के थ्रू वो जो है पानी निकल जाता है। अब जब यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है तो पानी के साथ साथ जो हमने विटामिन खाया है कल, वो आज सारा निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जो वाटर सोल्यूबल है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से फैट सोल्यूबल है और कौन से वाटर सोल्यूबल है। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि डेली बेसिस पे कौन से विटामिन लेने हैं। अब जो वाटर सोल्यूबल है वही डेली बेसिस पे लो, और जो फैट सोल्यूबल है वो तो हमारी बॉडी ने स्टोर कर ही लिए, आप कभी कभार लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वाटर सोल्यूबल वाला कभी कभार लेंगे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल की। तो देखिए इसमें सबसे पहले विटामिन आएगा विटामिन ए, ठीक है, जिसे रेटिनोल बोला जाता है। अभी याद कैसे रहेगा, रेटिनोल, ये देख रहे हैं रेटिना, रेटिना, ठीक है। आँखों को क्या ये जो होती है क्या बोलते हैं, रेटिना। साफ, नाम से ही साफ है कि आँखों से कुछ लेना देना है, बिल्कुल, ठीक है। इससे क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से जो है आपको रात में दिखना बंद हो जाता है। तो जिस किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो विटामिन ए से भरपूर जो भी चीज़ें हैं, पालक वगैरह, वो आप खाएं तो आपका जो है ये रतौंधी वाली समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही देखिए एक चीज़ आप लोग कहेंगे कि आयुर्वेदा भी मिक्स कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं भाई, देखिए एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। मैं किसी चीज़ को ब्लाइंडली जो है नहीं करता बिलीव, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो समझा है, उसी चीज़ को हम चैनल पे रखते हैं। जो चीज़ें आँखों को फ़ायदा करती है वही त्वचा को भी करती है। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें आँखों को नुकसान करेगी वो त्वचा को भी करेगी, 100% करेगी। जिस व्यक्ति की आँखें कमज़ोर होंगी तो त्वचा में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो अगर आपने ये समझ लिया कि विटामिन ए विच इज़ कॉल्ड रेटिनोल, ये अगर आँखों के लिए फ़ायदेमंद है तो ये त्वचा के लिए भी है। आपको अगर किसी भी त्वचा संबंधी रोग है तो आप विटामिन ए को आपको खाना है, राइट। सो नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं अब हम।
विटामिन बी को हम बाद में छेड़ेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी इसमें विटामिन बी में फर्दर काफ़ी विटामिन आ जाते हैं, ठीक है, 5-6 किस्म के, जैसे विटामिन B1, B2, तो उसको हम सबसे बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है दैट इज़ वाटर सोल्यूबल, ठीक है। सभी विटामिन में बस इतना आप याद रखें कि 2 प्रकार के विटामिन, जो विटामिन बी है और विटामिन सी, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल, इसे आपको रोज़ डेली लेना है। इसे एस्कोर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन सी जो है उसको एस्कोर्बिक एसिड बोला जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एसिड है, और एसिड क्या करता है, या तो नुकसान करेगा या तो फ़ायदा करेगा। ये जहाँ से गुजरता है ना, साफ़ करते हुए जाता है। आपको पता है ना, नींबू में एसिड होता है। नींबू क्या करता है, आप रात को खाना पकाओ खूब तेल लगा के कढ़ाई में, और सवेरे नींबू लगा के मार दो झकाक, एकदम साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा वो चीज़। और नींबू नहीं लगाओगे तो साफ़ ही नहीं होगा, उसको रगड़ते रहो, तेल निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल साफ़ है कि विटामिन सी आप खाते हो अगर, तो जहाँ से गुजरेगा एकदम क्लीन कर देगा, एकदम साफ़ कर देगा। जितना तेल वेल होगा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जितना जमा होगा, ठीक है, वो सबको साफ़ कर देगा। या फिर कहीं ना कहीं अन्य किसी फॉर्म में कोई चीज़ जमा होगी, ठीक है, जहाँ पे हमारे शरीर में बैक्टीरिया छुप छुप के वार करते हैं, ठीक है, वो साला ऐसी चीज़ होता है ना, जैसे कि सामने कोई भीटा सा बना दो या कुछ पत्थर रख दो और उसके पीछे दुश्मन खड़ा होकर वार कर रहा हो, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। अभी विटामिन सी क्या करता है, वो जाता है, वो जो आड़ किया होता है ना, जो भीटा होता है या जो भी पत्थर होता है, उसी को तोड़ फोड़ के एक्सपोज कर देता है। जो बैक्टीरिया या जो वायरस होते हैं उनको शरीर को एकदम एक्सपोज कर देगा, चलो वही तो आजा मैदान में। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे बॉडी में सेल्स है, राक्षस सेल, राक्षस खा जाते हैं ससुरे, कच्चे ही खा जाते हैं, मिल जाए ना तो तुरंत खा जाते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे में वो जाके छुप जाते हैं, वो जो बीटा सा होता है या जो भी वो पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर कहने का अर्थ मेरा है कि कहीं पे आपके बॉडी में जो है गंदगी जहाँ जमी हुई है, राइट, चाहे कॉलम्स में है या वटेवर आपकी नर्व्स में है, नाड़ियों में है, तो वहाँ पे वो छुप जाता है, उसको एक्सपोज कर देता है, खोल देता है, क्योंकि एसिड है ना, विटामिन सी एसिड है, तो साफ़ कर देता है। फिर क्या होता है, वो बिल्कुल फील्ड में आ जाता है। अब उसके बाद का काम हमारे बॉडी के जो सेल्स है, वाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस, एकदम राक्षस सेल होते हैं, दूसरे को खा जाते हैं जाके वहीं पे। तो इस तरह से जो है विटामिन सी के कार्य बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दिया कि किस लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है, ठीक है, एकदम सफाई करने के लिए। सफाई क्यों करना है, ताकि जो ये होते हैं ना हमारे बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स, बाहर के दुश्मन, उसको बाहर फील्ड में ले आ दे, और उसके बाद का काम हमारे शरीर का जो है वो कर देते हैं। चलिए विटामिन सी आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी देखे ये है फैट सोल्यूबल, अर्थात आप आज ले ले विटामिन डी, खूब धूप ले ले झमझमा के, और उसके बाद वो जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, फैट सोल्यूबल है ना, तो फिर आपको कल लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डेली बेसिस पे ले सकते हैं। धूप तो मैं कहता हूँ आप डेली लें, आधा घंटा। जो लोग प्रॉब्लम है बिल्कुल लेना ही लेना, जो नहीं है वो उनको भी लेना है, दोनों जनों को लेना है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। विटामिन डी जो है, जैसे ही आप त्वचा को एक्सपोज करेंगे अपना जो है सूरज की रोशनी में, तो विटामिन डी अब्जॉर्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसमें अब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। अभी ये डी एक्टिवेट फॉर्म में है, ले तो लिया आपने, लेकिन अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। नहीं हुआ का क्या मतलब, अब मेरे पास बाइक है, अब वो खड़ी है, उसको किक मारा नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या वो एक्टिवेट है, वो कुछ काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से अब आपने ले तो लिया है, अभी ये डीएक्टिवेटेड है, ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा, ये जाएगा लीवर में। लीवर में क्या होगा कि 25 हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, ये इसके साथ मिल के इसको जो है एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। अब यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि विटामिन डी जिस लोगों कई लोगों को कमी होती है तो डॉक्टर लिखता है, उसके ऊपर देखेंगे क्या लिखा था, कोलेकैल्सिफेरोल, ठीक है। तो विटामिन डी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलेकैल्सिफेरोल। अब 25 हाइड्रोक्सिलेशन से जो है यहाँ पे ये बन जाता है
25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है, लीवर में जाके बन गया। अब देखिए ये दैट इज़ ये एक स्टेप हुआ है अभी, ठीक है, अभी एक स्टेप इसको चलना और बाकी है, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। अब जैसे कि सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मेरे पास बाइक है, ठीक है, स्टार्ट किया नहीं है, तेल डालूँगा पहले फिर स्टार्ट होगा। तो अभी ये तेल डला है एक किस्म से, अभी भी किक नहीं मारा हुआ है, ठीक है, अभी भी ये कुछ काम नहीं करेगा। तेल डाल दिया तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट कैसे होगा? लीवर के बाद ये जाएगा किडनी में, ठीक है, किडनी निकालेगा 1/25 हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये किडनी में जाके क्या बन जाएगा? 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है, यानी कि इसका डबल 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन हो गया है। एक बार लीवर ने कर दिया, एक बार किडनी ने, अब जाके एक्टिवेट हो गया है, यानी कि अब इसको किक लग चुका है, अब ये स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट हो गया, ये करेगा क्या काम? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका काम है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करना। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं, आप इधर से कैल्शियम खाते जाए, उधर से कैल्शियम निकल जाएगा, किसी काम का नहीं, ठीक है। तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो विटामिन डी, ठीक है। अगर आपका किडनी, आपका ये लीवर बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा, सो दैट विल नॉट बी अवेलेबल इन द एक्टिवेटेड फॉर्म। एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है तो फिर वो काम थोड़ी करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हमने समझ लिया है कि विटामिन डी का क्या कार्य है। चलिए इसमें थोड़ा सा ना कैल्शियम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैल्शियम क्या क्या रोल है। कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त रोल है, ठीक है, ये हमारे सभी सेल्स में ज़रूरत होता है। आप तो एक ही चीज़ जानते होंगे कि जो है ये हमारे हड्डी को बनाने में मजबूत करता है, ठीक है, ये छोटा सा काम है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, आपको कहीं कट लग जाए, कैल्शियम आपके ब्लड में नहीं घूम रहा है, कैल्शियम की कमी है, तो आपका ब्लड क्लॉट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट, और ये क्या क्या काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, संदेश वाहक। ये हमारे ब्लड में घूमता रहता है कैल्शियम, और ये संदेश वाहक का काम करता है। अब एक बात बताओ, आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या ये संदेश जा सकता है? नहीं जा सकता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको जो है नहीं ले जा सकता है, आप नीचे से लेकर ऊपर तक संदेश नहीं पहुंच सकता है ब्रेन में हमारे। तो इस प्रकार से जो है ये इसके दो तीन और कार्य है। चले अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर कैल्शियम पे ही पूरा हमारा वीडियो बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन डी तक हम पहुंच गए। विटामिन डी ई की बात करेंगे, ठीक है, डी के बाद ई। ये हमारे जनन अंगों के लिए बहुत बढ़िया होता है विटामिन ई जो है, ठीक है। सो ये पालक वगैरह में मिल जाता है विटामिन डी। हरी पत्तियाँ जितनी भी चीज़ें खाएंगे आपको मिल जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बस सिंपल सा आप याद रखें, जो भगवान ने जैसे दिया उसको वैसे खाएंगे तो एकदम फटाफट आपकी बॉडी में सारे विटामिन मिनरल भर जाएंगे। पका के खाएंगे तो नहीं भरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विटामिन ई हो गया है, अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के भी पालक में ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के देखिए ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के 3-4 फैक्टर्स होते हैं और तीनों 4 फैक्टर्स एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। हेपरिन, ठीक है, हेपरिन नामक एक प्रोटीन जो है लीवर पैदा करता है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। एक भी फैक्टर मिस हुआ तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। कैल्शियम कम है, नहीं क्लॉट हो सकता, आपका खून नहीं जमेगा, ठीक है। हेपरिन नहीं बना रहा है लीवर, नहीं आपकी ये नहीं जमा होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। और अभी किसकी बात करें हमने? विटामिन के की। विटामिन के कम होगा, नहीं जमा होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जो है 3-4 फैक्टर्स है जो काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। सो हमने इम्पोर्टेंस समझा विटामिन के की। अब हमारा बच गया है विटामिन बी, ठीक है। इसके काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं विटामिन बी की। देखिए विटामिन B1 सबसे पहले टॉप मोस्ट जो है उसको डिस्कस करे थे। ठीक है, कोबालामाइन, ये विटामिन B12 जिसको कमी होती है, आप लोगों ने देखा हो ऊपर जो डॉक्टर देता है टैबलेट, इस पर क्या लिखा था? कोबालामाइन, ठीक है।
मिथाइलोकोबालामाइन, इस तरह से जो है। तो B12 उसको इंग्लिश में कह दे जी कोबालामाइन, ठीक है। इसका बेसिकली जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है, ब्लड कहाँ बनता है आप सबको पता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। ब्लड जो है, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है उसका लीवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद जो है बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारी हड्डियों के बीच में बनता है ब्लड, ठीक है। सो उसको ना ब्लड बनाने में मदद करता है, सेल को जो आरबीसी बनाते हैं उसको बनाने में मदद करता है ये B12। इसके अलावा डाइजेशन में मदद करता है। अगर B12 की कमी है तो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब वो सी बात है, डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर ब्लड भी नहीं बनेगा, आपको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। B12 बहुत ज़रूरी है। और जब फर्मेंटेड चीज़ें आप खाते हैं ना तो उसी से B12 हमारा बॉडी बना लेता है, इंटेस्टाइन बना लेता है, अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वैसे तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जी दूध पीने से होता है, ठीक है, दैट इज़ नॉनसेंस, बकवास बातें हैं। हमारे बाबा जी थे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी दूध ही नहीं पिया। अरे 10 साल मैंने खुद दूध नहीं पिया है, 1.5 साल से मैं खुद ही दूध नहीं पी रहा हूँ। कहाँ से मिल रहा विटामिन B12, एकदम सुपर डुपर ज़बरदस्त हूँ ठीक है। सो नॉनसेंस वाली बातें हैं। चले, तो हमारा इंटेस्टाइन खुद ही बना लेता है उसको, लेकिन क्या कुछ फर्मेंटेड चीज़ें आप खाएंगे तो ही बनेगा, राइट। बैक्टीरियाज बनाते हैं बेसिकली, अब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो बनाएगा कहाँ से, ठीक है। सो B12 हो गया जी। अब हम बात करेंगे B9 की। इसको बोला जाता है फोलिक एसिड, ठीक है। देखिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को डॉक्टर लोग भी इसको लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैसे ही ले लेना चाहिए, ठीक है। फोलिक एसिड होता क्या कि सेल को बनाने में ना DNA RNA जो है बनाता ही वही है, मदद क्या करता है, बनाता ही वही DNA RNA ही बनाता है, पूरा का पूरा शरीर बनाता ही वही है, उसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन। ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए, ठीक है, ये नाक यहाँ आना चाहिए, कान होने चाहिए, ठीक है, सिर पे बाल उगने चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा बॉडी का इन्फॉर्मेशन जो है उसी में होता है। एक इतना सा बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, उसी से उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि पूरा का पूरा आदमी खड़ा कर देता है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, DNA RNA में होती है सारी इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि फोलिक एसिड नहीं होगा ना तो DNA RNA बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। इससे क्या होगा कि बच्चे में डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे में मतलब कि या तो दिमाग से पैदल हो जाएगा, या पता लगा जी कुछ और ही हो गया, 6 उंगलियां निकल गई, ठीक है या लीवर काम अच्छे से नहीं कर रहा। सो DNA RNA को बनाने के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ले ही लेना चाहिए, खा ही लेना चाहिए, ठीक है। फोलिक एसिड फाइंड आउट करें किस चीज़ में फोलिक एसिड है, खाओ दबा के, ठीक है। मिलेट्स में फोलिक एसिड है। सो जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हम विटामिन B9 तक कर लिए, है ना, ये विटामिन B9। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बी विटामिन और होता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोटिन। बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन सिंथेसाइजेज में, राइट। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप जो है बायोटिन जो है खा सकते हैं। देखें आप किस चीज़ में बायोटिन आपको मिल सकता है, किस चीज़ में ज़्यादा है बायोटिन, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके इसको देख सकते हैं बायोटिन किस में है। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही है सो जस्ट फोकस ऑन द बायोटिन कि बायोटिन किस में है। सारे विटामिन मिनरल्स देखिए जो ईश्वर ने जैसे दिया उसको खाएंगे तो उसमें सब अवेलेबल होता है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो सीजन में आ रहे हैं एंड मिलेट्स। मिलेट्स में बी विटामिन शुरू के जो विटामिन है B1, B2 एंड B3, ठीक है, ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसके अलावा मिलेट में कैल्शियम है, और कैल्शियम की कमी किसी में आ रही है तो फिंगर मिलेट दबा के खाओ भाई साहब, उससे ऊपर कैल्शियम है ही किसी में नहीं, नॉट एज वेल एज नॉट इन द अवेलेबल फॉर्म। अवेलेबल फॉर्म का क्या मतलब है, किसी चीज़ में है तो सही है बट आपकी बॉडी उसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। मोस्टली इन द अवेलेबल फॉर्म, यानी कि आप जितना उसका कैल्शियम उससे के थ्रू खाएंगे, फिंगर मिलेट के थ्रू खाएंगे, वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी अब्जॉर्व करेगी, 100% यूटिलाइज होगा। सो दैट इज़ अवेलेबल इन द अवेलेबल फॉर्म जो फिंगर मिलेट में है। और सभी मिलेट से सबसे ज़्यादा मात्रा में है। कैल्शियम की कमी, आंख बंद करके फिंगर मिलेट खाओ आप। सो आयरन भी है उसके अंदर, ठीक है,
और आयरन जो है इसमें जो है सभी मिलेट्स में, आप जितने मिलेट्स खा रहे हैं ना 5 पॉजिटिव मिलेट्स दबा के आयरन भाई साहब उतना वीट में या फिर वीट में और उसके अंदर तो ना के बराबर है अपना, क्या बोलते हैं इसको, चावल अगर खा रहे हो तो उसके अंदर तो ना के बराबर है, ना तो कैल्शियम उसके अंदर ना ही वो है। सो मिलेट्स आप खा रहे हो तो आप यू आर गेटिंग वाइटमिन एज वेल एज मिनरल्स आल्सो। तो इस तरह से ये सारे बी के और भी फॉर्म है, चले अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो बी विटामिन है इसके 2-3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें से कुछ बी विटामिन तो कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी मदद करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे लीवर में बनता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम देखिए, एक तो ये ब्लड बनाने में मदद करते हैं, जितने भी बी विटामिन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बी विटामिन ब्लड बनाने में मदद करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं बी विटामिन, ठीक है, आप संदेश जो है नहीं ले जा सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत सारी चीज़ें मदद करती है, उसमें विटामिन बी भी है, अभी हमने कैल्शियम आपको बताया था, अभी ये चीज़ भी है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं बी विटामिन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कॉमनली सारे बी विटामिन करते हैं। सो नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मिनरल की बात करते हैं। मिनरल में कैल्शियम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसमें फास्फोरस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिंक जो है, जिंक हमारे एक छोटे छोटे सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जितने सेल्स हैं सबको जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जिंक जो है चाहिए। और ये जो है जो भी आप रॉ खाएंगे तो उसमें होगा, और मिलेट्स में भी अवेलेबल है जिंक। पोटाशियम बेसिकली देखिए, पोटासियम की मात्रा जब आप ज़्यादा लेते हैं ना, पोटासियम जब आप लेते हैं, पोटासियम खाते हैं, सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। पानी वाला फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे तो उसमें ज़्यादा पोटासियम होगा, आप देखेंगे कि यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स एक तरह से सफाई हो रही है। ज़्यादा यूरिन का क्या मतलब हुआ, सफाई हो रही है आपके पूरे शरीर में, सेल से खींच के ले आएगा, ठीक है, यानी कहीं से। सो पोटासियम की ये इम्पोर्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, यानी कि जो अपना पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसको जो है वो बैलेंस करता है, ठीक है। सोडियम भी कुछ इसी प्रकार का कार्य करता है, दोनों का एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं बेसिकली, सोडियम एंड पोटाशियम, राइट, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं दोनों के दोनों, और बराबर मात्रा में होना ज़रूरी है। अगर ये पता लगा कि आप जी फ्लूइड ही बढ़ गया, या किसी ने फ्लूइड कम कर दिया, एक ने फ्लूइड कम कर दिया तो दूसरे ने बढ़ा दिया ठीक है, तो क्योंकि दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, तो बराबर रहना, सम रहना ज़रूरी होता है। तो पोटासियम का तो मेरा प्रैक्टिकल खुद का एक्सपीरियंस है। व्हेनेवर आई टेक फ्रूट्स, मतलब ज़्यादा जिसमें पानी हो तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है। सो इस तरह से जो है आयरन को डिस्कस कर लिया हमने। आयरन को तो मैंने कल ही डिस्कस किया था बहुत डेप्थ में। आयरन हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम डिस्कस कर लिया है मैंने, जिंक भी बता दिया है आपको, और आयोडीन है। आयोडीन बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, वो आपके नमक में है ही, नमक तो आप खा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ज़रूरत होता है, हमारा जो थायराइड फंक्शन है ना, ये इसके लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। सो आज हमने बात किया विटामिन मिनरल्स की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।